Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 9, Independence and Partition of India. बेटा पार्ट 2 की जो वीडियो थी उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को. तो बेटा जैसे ही इंडियन लीडर्स माउंटबेटन के प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होल हार्टली कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत मजबूरी में करते हैं, पर ऑल इन ऑल माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडियन लीडर्स. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उसमें एक नया बिल इंट्रोड्यूस होगा और उस बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेंगे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, माउंटबेटन का प्लान एक्सेप्ट हो गया है, इंडियन लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है. अब चलते हैं हम ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में. अब हाउस ऑफ कॉमन्स में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को. ठीक है, एक बिल ही एक्ट बनता है. आप लोगों ने पॉलिटी में इतना तो पढ़ रखा है. तो अब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, और इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. बेटा वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली. तो क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसे रॉयल एसेंट मिल जाती है. रॉयल एसेंट मतलब किंग की भी हाँ हो जाती है. कब? जुलाई 1947 को. अभी जुलाई के बाद अगस्त आएगा, है ना. मतलब 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट भी मिल चुकी थी. मतलब वहाँ के किंग ने भी अप्रूव कर दिया था कि हाँ भाई हम भारत को अब आज़ादी दे रहे हैं. बट अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के मेन प्रोविजंस को, मुख्य प्रावधानों को अब हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट प्रोविजन था इस एक्ट का, 2 न्यू डोमिनियंस. इंडिया का विभाजन हो जाएगा, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा और एक इंडिया से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगी. एक का नाम होगा इंडिया और दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान. ठीक है, और इनको क्रिएट करने की बात कब की गई? 15 अगस्त 1947 को. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो ये बोल रहा था कि इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में, इंडिया और पाकिस्तान. और ये कब क्रिएट होंगे बेटा? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को. और बेटा ये जो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी रहेगी दोनों ही डोमिनियंस में. लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी मतलब दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री रहेंगे. हम लोग इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे और रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में बैठ के हमारे लिए डिसीजंस लेंगे. तो ये जो एक्ट था ये कहता था कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी होगी दोनों ही डोमिनियंस में. जो टेरिटरीज़ होंगी दोनों ही डोमिनियंस की वो किस तरीके से डिवाइड की गई कि जो इंडिया है उसमें आएगा सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल. क्या क्या दे दिया बेटा पाकिस्तान को? थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना. ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ब्रिटिश बलूचिस्तान और सिंध. इन सब से मिलके बन गया पाकिस्तान. इंडिया में बची हुई सारी टेरिटरीज़ आ जाएंगी इंक्लूडेड द ब्रिटिश इंडिया. मतलब वो सारी टेरिटरीज़ जिनको ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, जिनको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, है ना, वो सारी टेरिटरीज़ किसका पार्ट बनेंगी? इंडिया की. जो एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ होंगी दोनों ही डोमिनियन की उन्हें डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉपर कमीशन बनाया गया था. बाउंड्री कमीशन हम लोगों ने पढ़ा था ना माउंटबेटन प्लान में. अच्छा बेटा मुझे लग रहा है मैंने माउंटबेटन प्लान का कुछ पार्ट छोड़ दिया है. तो आप दोनों वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर वो मैंने पार्ट छोड़ दिया हो जिसमें बाउंड्री कमीशन वगैरह को डिस्कस किया गया था ना. मुझे ऐसे लग रहा है वो मैंने छोड़ दिया था, तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी. चलो, तो जो एग्जैक्ट बाउंड्री थी दोनों ही डोमिनियंस की उसे डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाया गया था? बाउंड्री कमीशन अंडर माउंटबेटन प्लान. नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ पार्टीशन. तो अब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे जो पार्टीशन से रिलेटेड थे. फर्स्ट, बोथ बंगाल एंड पंजाब, दोनों ही बंगाल भी और पंजाब भी उसे डिवाइड किया जाएगा अगर वहाँ के लोग चाहेंगे तो. सी, डिज़ायर का मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना. अगर लोगों की इच्छा होगी तो बंगाल और पंजाब दोनों को ही डिवाइड किया जाएगा. बेटा
अब ये कैसे डिसाइड होगा, लोगों की इच्छा हमें कैसे पता चलेगी कि बंगाल को डिवाइड करना है कि नहीं, पंजाब को डिवाइड करना है कि नहीं। तो इसके लिए एक उपाय सोचा कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ होंगी दोनों ही पार्ट की, मतलब कहाँ कहाँ की, बंगाल की भी और पंजाब की भी, वो सेपरेटली मिलेंगी। हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की अलग मिलेंगी और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की अलग मिलेंगी, और वहाँ बैठ के ही डिसाइड करेंगे कि भैया हमें डिवीज़न करना है बंगाल का, या डिवीज़न करना है पंजाब का, या नहीं करना। फिर से ध्यान से सुनो, एक स्टेट होता है बेटा, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी होगी, यहाँ पर फिर हिंदू मेजॉरिटी, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी, यहाँ हिंदू और यहाँ पर भी हिंदू। तो हिंदू मेजॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट अलग मिल जाएंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अलग मिल जाएंगे, और जितने भी लेजिस्लेटर्स होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो सब मेजॉरिटी वोट से डिसाइड करेंगे कि अब हमें करना क्या है। इसे ध्यान से सुनो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ होंगी दोनों ही पार्ट्स की, वो सेपरेटली मिलेंगी। हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स वाली अलग मिलेंगी, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वाली अलग मिलेंगी, और फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसीजन लिए जाएंगे कि भाई डिवीज़न होना चाहिए इन प्रोविंसेस का कि नहीं होना चाहिए, बंगाल को डिवाइड करें कि नहीं करें, पंजाब को डिवाइड कर दें या नहीं करें। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए क्या प्रोविज़न था कि भाई यहाँ पर प्लेबिसाइड कराया जाएगा। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। मतलब किसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जब हम लोगों से डायरेक्टली पूछ लें कि भाई आप क्या चाहते हैं, उसे कहते हैं प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह, है ना। तो उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए, एज वेल एज इन शहले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इन ईस्ट बंगाल। तो डिटरमाइन करना था, क्या डिटरमाइन करना था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। बोथ दीज प्रोविंसेस, दोनों ही ये जो प्रोविंसेस थी, इनमें ये बात तो थी कि भाई हमें किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है। एक गई वेस्ट पाकिस्तान के साथ और दूसरे गए ईस्ट पाकिस्तान के साथ। तो बेटा ये जिसको आज हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कह रहे हैं, ये मतलब आज का नाम है इसका खैबर पख्तूनवा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में गया, और ये जो सलहट था ये जुड़ा किस में, बांग्लादेश में, ठीक है। मतलब दोनों ही प्रोविंसेस ने पाकिस्तान को ही ज्वाइन किया बेटा, पर एक ने ईस्ट पाकिस्तान को किया था जो आज का बांग्लादेश है, और एक ने वेस्ट पाकिस्तान को किया था जो आज का पाकिस्तान है। NWFP आज का क्या है बेटा, खैबर पख्तूनवा। और शैले डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाले पार्ट में, असम में था। ये असम का पार्ट था, है ना, कौन, ये असम का पार्ट था। अब हम नेक्स्ट प्रोविज़न को डिस्कस करेंगे, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। तो बेटा दोनों ही डोमिनियन को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी गवर्नर जनरल मिले, और ये गवर्नर जनरल अपॉइंट कौन कर रहे थे बेटा, ब्रिटिश किंग। और किसकी एडवाइस पे कर रहे थे बेटा, कैबिनेट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन। पाकिस्तान का अगर अपॉइंट करना है तो पाकिस्तान के कैबिनेट की एडवाइस पर, और अगर इंडिया के लिए करना है तो इंडिया के कैबिनेट की एडवाइस पर। और अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन थी, ब्रिटिश किंग। दिस अरेंजमेंट वुड वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नर जनरल कब तक रहेंगे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन नहीं जाता। नेक्स्ट फोर्थ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर। बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो थी दोनों की ही, उन्होंने किसकी तरह काम किया, सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम किया। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर आज का आप किसको बोलते हो, लोकसभा राज्यसभा को, ऐसे पाकिस्तान में भी होता होगा। तो ये बात रखी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करेंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी दोनों ही डोमिनियंस की, वो किसकी तरह एक्ट करने लग गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करने लग गई। उनके पास पूरा अधिकार था, पूरी शक्तियाँ थी कि वो कानून बनाएंगी अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमिनियन के लिए। अब जैसे इंडिया की जो असेंबली होगी वो इंडिया के लिए बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कानून, और पाकिस्तान वाली किसके लिए बनाएगी, पाकिस्तान के लिए बनाएगी। दे वुड एक्ट एज सॉवरेन बॉडी। और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को इतनी पावर दी गई थी कि वो कानून भी बना सकती हैं, सॉवरेन बॉडीज़ की तरह एक्ट कर सकती हैं,
किस पर्पसेस के लिए? लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए, कानून बनाने के लिए दोनों ही बॉडीज़ को पूरा राइट दिया गया कि भाई आप अपनी अपनी कंट्री के लिए जैसे चाहे वैसे कानून और नियम बना सकते हैं। फिफ्थ प्रोविज़न था एंड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो जुरिडिक्शन एरिया था उसमें इंडिया भी आता था, पर ये बात तय हो गई कि 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगी उसका जुरिडिक्शन एरिया इंडिया नहीं माना जाएगा, इंडिया फ्री कंट्री हो जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट का बना हुआ कोई भी नियम हम फॉलो नहीं करेंगे। तो जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की उसे सीज़ कर लिया जाएगा 15 अगस्त 1947 के बाद। फिर हमारी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। जो टाइटल हुआ करता था एम्परर ऑफ इंडिया का, जिसे ले रखा था ब्रिटिश मोनार्क ने, ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश मोनार्क जो थे उन्हें क्या भी टाइटल मिला हुआ था पहले, एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। पर अब वो टाइटल भी एबोलिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब वो हमारे भारत के राजा या रानी नहीं रहेंगे। टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, जब तक दोनों ही डोमिनियंस, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, दोनों किसके अकॉर्डिंग रन करेंगे बेटा? एक्ट ऑफ 1935, जो एक्ट ऑफ 1935 था उसके अकॉर्डिंग ही दोनों डोमिनियन एक्ट करेंगी, जब तक इनके पास इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। ठीक है। एक्ट ऑफ 1935 में बेटा बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिनको हमने आगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिन्यू किया। तो इसके अकॉर्डिंग ही कंट्री को रन करना था। कब तक? जब तक हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता। ये अलग बात है कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं। और बेटा ये पावर गवर्नर जनरल को दी गई कि वो मॉडिफाई भी कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बाय मार्च 31, 1948। मतलब मार्च 31, 1948 तक गवर्नर जनरल को ये पावर थी कि वो एज इट इज़ चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अडॉप्ट करे या चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशन कर लें। और बेटा जो किंग को पावर मिली हुई थी वीटो पावर, वो भी उसे छोड़नी पड़ी। ठीक है। अब ये वीटो पावर किसको मिल गई थी बेटा? गवर्नर जनरल को। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? पावर टू से नो। व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर? पावर टू से नो। और ये नो है तो कितने ही लोग हाँ क्यों ना बोल रहे हैं, वो काम नहीं हो पाएगा। दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ वीटो, मतलब ना बोल दिया तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो जो राजा थे इंग्लैंड के, उनके पास वीटो पावर था रिगार्डिंग द लॉज ऑफ इंडिया ऑल्सो। पर अब ये पावर भी किसको दे दी गई थी बेटा? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स की बात हम करेंगे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने का राइट दे दिया गया कि भाई ब्रिटिश अथॉरिटी जो तुम्हारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन बना रही थी, पावर चला रही थी, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी, अब वो टर्मिनेट हो चुकी है। अब आप बिल्कुल स्वायत्तता आपको दे दी गई है, इंडिपेंडेंट आपको दे दी गई है, आप अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकते हैं। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया गया और जितनी भी पावर जो ब्रिटिश अथॉरिटी इंजॉय करती थी वो सारी के सारी टर्मिनेट कर दी गई। जितनी भी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट जो ब्रिटिशर्स ने किए थे विद रेफरेंस टू स्टेट, वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे कब? 15 अगस्त 1947 को। अगर किसी प्रिंसली स्टेट ने ब्रिटिशर्स के साथ कोई समझौता कर रखा है, कोई ट्रीटी साइन कर रखी है, कोई अकॉर्ड है उनका, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। तब तक तो चलता रहेगा सब कुछ, उसके बाद ख़त्म। दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट, और उन्हें ब्रिटिशर्स ने पूरी पावर दी। तुम्हें चाहिए या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंडिया के साथ रहना है तो तुम इंडिया के साथ रहो। अदर एक और ऑप्शन भी उन्हें दिया था, अदरवाइज रिमेन फ्री। आप चाहो तो आप फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट नेशन की तरह भी रह सकते हो। तो अब देखो इतने सारे प्रिंसली स्टेट से सबको ये राइट ऑफर किया गया, ज्वाइन पाकिस्तान इफ़ यू वांट, ज्वाइन इंडिया इफ़ यू वांट, और रिमेन इंडिपेंडेंट अगर आपकी चॉइस ये है तो। बड़ा ही नाटक था भैया। नेक्स्ट प्रोविजन है ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। तो बेटा 15 अगस्त 1947 के बाद या विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 1947, 15 अगस्त 1947 से जो मैजेस्टी गवर्नमेंट थी उसे स्टॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा
सीज का मतलब होता है छोड़ देना, स्टॉप कर देना, रोक देना। टू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूवर्ड्स फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह जो थी, अकॉर्ड थे, पैक्ट था, वो सब ख़त्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से। जितनी भी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट और रूलर्स के बीच में थे इंडियन स्टेट्स के, और कोई अथॉरिटी जो ट्राइबल एरिया में काम कर रही हो या कहीं और कुछ भी ब्रिटिशर्स ने किसी के साथ साइन कर रखा हो, वो सब कुछ लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब ख़त्म, नल एंड वॉइड। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर काम करेगी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यही कहा जा रहा है कि बेटा जितने भी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन किंग्स या प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन हुए थे, ट्राइबल एरियाज़ में साइन हुए थे, दे कम टू एंड। सीज़ का मतलब होता है स्टॉप या रोक देना। वो सब रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब इंडिया फ्री हो जाएगा और इंडिया की खुद की गवर्नमेंट होगी, तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे। और बेटा जो एग्रीमेंट ट्राइब्स के साथ हुए थे, कौन सी ट्राइब्स के साथ? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की जो ट्राइब्स थी, खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्राइब्स रहती थी उनके साथ उन्हें नेगोशिएट करेगी डोमिनियन कंसर्न। मतलब अगर वो इंडिया का पार्ट रहते हैं तो इंडिया, और अगर पाकिस्तान का पार्ट रहते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ डील करेगा, ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे। अब कंट्री अलग बनेंगी तो भाई उन्हें असेट, आर्मी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम देखेंगे कि हमने आर्मी को कैसे डिवाइड किया, असेट्स को कैसे डिवाइड किया। असेट्स मतलब होता है संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है वो। तो प्रोविजंस इस तरीके से किए गए थे कि भाई डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा हमें आर्मी का भी, है ना, दोनों डोमिनियंस में। तो किस तरीके से वो डिवीज़न हो, फिर एसेट्स को कैसे शेयर किया जाए, लाइबिलिटीज़ कैसे शेयर किया जाए। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बेटा दायित्व, है ना, देनदारियाँ। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, तो दोनों ही डोमिनियंस की। एसेट्स का क्या होगा, लाइबिलिटीज़ का क्या होगा, आर्मी कैसे स्प्लिट होगी, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस बनाए गए थे। प्रॉपर प्रोविजंस वर मेड फॉर द डिवीजन ऑफ आर्मी एज वेल एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट संपत्तियाँ और लाइबिलिटीज़ देनदारियाँ। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन। जो गवर्नर जनरल थे उनके पास एक पूरी पावर थी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड नेसेसरी पावर थी वो उनके पास थी कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे, जो भी एक्ट थे, उन्हें इफ़ेक्टिवली ऑपरेशन में लेके आए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक में, पेपर में लिखा रहे, उसे ग्राउंड पे में भी उतारना है। 10th पॉइंट है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स। इस तरीके के प्रोविजंस बनाए गए बेटा जिससे जो इंटरेस्ट थे एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स के, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपॉइंट किया था, उन्हें प्रॉपर सेफ गार्ड मिले। ऐसा नहीं कि अंग्रेज सोचे कि भाई आज़ादी तो भारत को मिल रही है पर हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा गया। जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसे बाद में एबोलिश कर दिया गया। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.